अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट टॉपिक इज़ अबाउट द मदर एंड चाइल्ड एज़ वन यूनिट। हम क्यों कहते हैं कि मदर और जो बच्चा होता है वो एक यूनिट क्यों है? क्योंकि जब अगर बच्चा जो है मदर की वॉम में होगा तो एंटीनेटल पीरियड में उसका वॉम पार्ट ऑफ मदर होता है। अगर मदर की हेल्थ ख़राब होगी, बच्चे की हेल्थ ख़राब होगी, बच्चे की हेल्थ ठीक होगी, मदर की हेल्थ सही होगी तो बच्चे की हेल्थ ठीक होगी। इस वजह से हम वन यूनिट कंसिडर करते हैं। मदर के अंदर जो डिजीज़ होंगी वो बच्चे के अंदर चली जाएंगी, फॉर एग्जांपल रूबेला, ठीक है, मीज़ल्स वगैरह। इस वजह से जब बर्थ हो जाती है तो बच्चा जो होता है वो अपनी मदर के ऊपर डिपेंडेंट होता है, ठीक है। और मदर जो है वो अपने बच्चे की फ़र्स्ट टीचर भी होती है। इस वजह से हम क्या कहते हैं कि मदर एंड चाइल्ड इज़ वन यूनिट। उसके बाद ये वाली अगर आपको फिगर क्लियर हो जाती है ना तो फिर आपको समझने के चैप्टर के एंड तक सारी चीज़ें पता चल जाएंगी कि क्या क्या हमने देखना है, ठीक है। तो ये एक्चुअली क्या है कि जब बच्चा वॉम में होता है, वॉम ऑफ द मदर में होता है, वहाँ से लेके 5 साल की जब उसकी बर्थडे होती है तब तक की ड्यूरेशन है ये, ठीक है। तो अब ये बहुत ही आसान है। ये देखें कि सबसे पहले तो ये वाला जो रीजन है ना, ये यहाँ पे डिलीवरी हो रही है बच्चे की, मतलब कि ये वाला जो सारा ड्यूरेशन होगा ये उसके दुनिया में होगा, दुनिया में आके होगा, और ये उसका जो है अभी वर्म ऑफ द मदर में है। तो वर्म ऑफ द मदर जो होती है उसमें अगर आपको ड्यूरेशन तो पता ही है, 40 वीक्स का होता है तकरीबन, टर्म तक होती है। तो अगर तो 28 वीक्स से पहले का बच्चा है ना वर्म में, तो उसको हम कहेंगे अर्ली फीटस, ठीक है। और अगर 28 वीक्स के बाद का बच्चा है तो उसको हम कहेंगे लेट फीटस, ठीक है। 28 वीक से पहले अगर बच्चा अंदर वॉम में मर जाता है, वॉम ऑफ द मदर में मर जाता है, तो उसको हम अबॉर्शन कहते हैं। और अगर 28 वीक्स के बाद मरता है तो उसको हम स्टिल बर्थ कहते हैं, ठीक हो गया। फिर आ जाता है कि जब बच्चा पैदा हो गया है तो बच्चा बर्थ से लेके 1 मंथ तक जो बच्चा होगा उसको हम नियोनेट कहेंगे, ठीक है। और हमारे पास इन्फेंट क्या होगा, जो बर्थ से लेके 1 साल तक का होगा उसको हम इन्फेंट कहेंगे। अगर तो बर्थ से लेके 1 मंथ तक का बच्चा नियोनेट जो है वो मर जाता है तो उसको हम नियोनेटल मोर्टेलिटी कह देते हैं। और अगर बच्चा जो है वो बर्थ से लेके 1 ईयर के दरमियान का है उसको हम इन्फेंट कहते हैं। तो अगर इस दौरान बच्चा मर जाता है तो उसको हम इन्फेंट मोर्टेलिटी कह देंगे, ठीक है। अब हमारे पास आ जाता है पेरीनेटल मोर्टेलिटी एंड पोस्ट न्यूनेटल मोर्टेलिटी। पेरीनेटल मोर्टेलिटी जो होती है ना, इसमें 2 चीज़ें आती हैं, लेट फीटस और न्यूनेट, ठीक है। पेरीनेटल पीरियड कौन सा होता है, लेट फीटस और न्यूनेट, मतलब 28 वीक्स ऑफ गेस्टेशन से लेके 1 मंथ का जब बच्चा होगा तब तक का पीरियड है, ठीक है। अब इस दौरान जब बच्चा मर जाता है तो उसको हम पेरीनेटल मोर्टेलिटी कह देंगे। और इसमें क्या क्या चीज़ें आ जाएंगी, स्टिल बर्थ प्लस न्यूनेटल मोर्टेलिटी, ठीक है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास पोस्ट न्यूनेटल, मतलब कि 1 मंथ से लेके 1 ईयर का जो पीरियड होता है उसको हम पोस्ट न्यूनेटल कहते हैं, ठीक है। न्यूनेट के बाद अगर इस दौरान बच्चा मर जाता है तो उसको हम क्या कह देंगे, पोस्ट न्यूनेटल मोर्टेलिटी। एक चीज़ रह गई है, एक चीज़ क्या रह गई है कि बर्थ से लेके 5 साल तक का जो बच्चा होगा उसको हम कहेंगे अंडर 5 एज का बच्चा है। और अगर इस दौरान बच्चा मर जाता है तो उसको हम कहेंगे अंडर 5 मोर्टेलिटी, ठीक है। तो ये वाली पिक्चर आपके माइंड में होनी चाहिए और फिर आपको सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल अब आपने डिस्कस करना है कि जो है ना अंडर 5 मोर्टेलिटी, लिखें व्हाट इज़ अंडर 5 मोर्टेलिटी। तो आप क्या कहेंगे कि जितनी बच्चे उस, मतलब आपने टाइम डिफ़ाइन करना है, ठीक है, और आपने प्लेस डिफ़ाइन करनी है कि उस फ़लाँ जगह पे फ़लाँ साल में, ठीक है, क्या हुआ कि अंडर 5 बच्चे जो मरे उनकी डेथ्स हुई, डिवाइडेड बाय टोटल जो हमारे पास लाइव बर्ड्स थी, ठीक है। तो आप वो लिख दोगे, उस एज को लिख दोगे, अंडर 5 डेथ्स डिवाइडेड बाय लाइव बर्ड, टोटल लाइव बर्ड्स, उनको आप जो है वो मल्टीप्लाई कर दोगे, मल्टीप्लायर होगा उनका। तो सब में सेम हमारे पास जो है फॉर्मूलाज लगेंगे, बस डिफ़र कहाँ आएंगी, उन एज में डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आपकी बुक में सबसे पहले इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का बताया हुआ है, ठीक है। तो वो क्या होगा इन्फेंट मोर्टेलिटी, अभी हमने देखा है इन्फेंट कौन सा होता है, जो 1 साल तक का बच्चा होता है, बर्थ से लेके 1 साल तक का बच्चा होता है, उसको हम इन्फेंट कहते हैं। उस दौरान जब बच्चा मर जाता है तो उसको हम इन्फेंट मोर्टेलिटी कहते हैं। तो हम यही लिखेंगे ना कि डेथ्स जो हुई थी हमारे पास 1 साल तक के बच्चे उस दौरान, ठीक है, उस साल ड्यूरिंग द ईयर, टोटल नंबर ऑफ़ लाइव बर्ड्स में उनको 1000 × 1000 मल्टीप्लायर इनका होगा, तो उसको हम कह देंगे इन्फेंट मोर्टेलिटी, ठीक है। इसी तरह अगर आपकी बुक में आगे भी लिखा हुआ है नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट, उसका भी हम फॉर्मूला देख लेते हैं। तो इसमें क्या होगा, नियोनेट अभी हमने देखा कि वो बच्चा होता है जो हमारे पास बर्थ से लेके 1 साल तक का बच्चा होता है, 28 डेज़ का हम कंसिडर करते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ़ डेथ्स अंडर 28 ईयर्स ऑफ एज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ़ लाइव बर्ड्स को हम 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पोस्ट नियोनेटल रेट फॉर्मूला आ जाएगा। अब जो नियोनेट्स होते हैं वो हमारे पास अर्ली हो सकते हैं या लेट हो सकते हैं, ठीक है। अर्ली जो होते हैं ना वो, मतलब टोटल तो 28 डेज़ होता है ना,
अगर तो 7 डेज़ मतलब फर्स्ट वीक तक होंगे तो वो अर्ली नियोनेटल मोर्टेलिटी होगी, इसको हम फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। और 7 टू 28 डेज़ के होंगे तो बच्चे डेथ हो जाती है, तो उसको हम लेट मोर्टेलिटी कहते हैं, नियोनेटल मोर्टेलिटी। तो यही होगा ना। और पोस्ट नियोनेटल मोर्टेलिटी क्या होती है? पोस्ट नियोनेटल वाला बच्चा कौन सा हो जाता है? 28 डेज़ से लेके 1 साल तक का होता है। तो इसमें हम यही लिखेंगे ना, 28 डेज़ से लेके 365 डेज़ तक, 1 साल तक जितने बच्चों की डेथ हुई डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ बर्थ्स, ठीक है? इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 के साथ। फिर आ जाता है पेरीनेटल मोर्टेलिटी। पेरीनेटल मोर्टेलिटी क्या होगी? सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए पेरीनेटल पीरियड कौन सा होता है। हमने अभी देखा कि जो लेट फीटल पीरियड होता है 28 वीक्स ऑफ जेस्टेशन, उसको प्लस हम नियोनेट को ऐड करते हैं इसमें, ठीक है? तो 28 वीक्स ऑफ जेस्टेशन टिल अर्ली नियोनेटल पीरियड। अर्ली नियोनेटल पीरियड कौन सा होता है? जो 7 डेज़ तक होता है। लेट कौन सा होता है? जो 28 डेज़ तक होता है, ठीक है? सो इसमें हमारे पास 28 वीक्स से लेके 7 डेज़ जो हैं तब तक ही होगा। टोटल नंबर ऑफ़ लाइव बर्थ से डिवाइड करेंगे और सेम ये वाला तो सेम है हमारे पास हर जगह, ठीक है? अब बाकी जो आपकी बुक में लिखे हुए हैं ना कॉजेज़ इन सब के, वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको जस्ट फॉर्मूलाज़ आने चाहिए और ये पता होना चाहिए कौन सी ड्यूरेशन में कौन सा हमारे पास होता है और डेथ्स कौन सी होती है, ठीक है? अब इसमें जो इंपॉर्टेंट है ना, वो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट की कॉजेज़ हैं और इसके अलावा इसके जो मेजर्स टू बी टेकन टू अवॉइड दिस, ठीक है? तो सबसे पहले तो कॉजेज़ आ जाते हैं। कॉजेज़ इन मदर क्या हो सकते हैं? आप खुद सोचें कि क्यों इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट होता है, मतलब 1 साल से कम के बच्चे क्यों मर जाते हैं? मदर में क्या कॉजेज़ हो सकती हैं कि मदर ने ख़्याल नहीं रखा, मदर न्यूट्रिशन डेफिशिएंसीज़ है, मदर को इन्फेक्शंस है, मदर को एनोक्सिया है, मदर को एबीओ इनकम्पैटिबिलिटीज़ है, मदर ड्रग्स ले रही है, मदर स्मोकिंग कर रही है, मदर ड्रिंकिंग कर रही है। मदर की जो ड्यूरिंग बर्थ क्या थी? बर्थ से लेके ये होता है ना 1 साल तक का पीरियड, तो बर्थ से लेके 1 साल तक जो भी मसले हो सकते हैं वो सारे इसमें ऐड कर दो। पेल्विस मदर का मेलफॉर्म था जिसकी वजह से बच्चे की जो है वो प्रॉपर बर्थ नहीं हुई, ठीक है? और फिर नेटल पीरियड के दौरान क्या सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं कि जब वो बच्चा पैदा हो रहा था उस दौरान जो है वो फ़ीवर हो गया, ड्रग्स हमारे पास उन्होंने हमारे पास कुछ कारनामा अंजाम दे दिया, या लेबर बहुत प्रेसिपिटेटेड थी, प्रोलॉन्ग लेबर थी, जो बर्थ अटेंडेंट थी उसकी स्किल नॉलेज वगैरह से सही नहीं था, प्लेस ऑफ डिलीवरी वो सारा हमने जो देखा है ना कि वो जो केयर ऑफ़ द कॉर्ड वगैरह नहीं रखा गया, वो प्रॉपर नहीं होती इस वजह से। कॉजेज़ इन बेबी क्या हो सकते हैं कि बेबी प्री मैच्योर था, बेबी में कोई डिजीज़ेज़ थी, बेबी की जो कॉर्ड थी, ठीक है, जो हमारे पास प्लेसेंटा होती है उसमें कोई प्रॉब्लम हो जाती है, पेशेंट वो जो प्लेसेंटा के साथ कॉर्ड होती है, अम्बिलिकल कॉर्ड, ठीक है, उसके साथ जो कनेक्टेड होती है उसमें कोई प्रॉब्लम आ गई, उसमें नॉट्स बन गई, ठीक है, वो बेबी की गर्दन के इर्द घूम गई, उस वजह से बेबी की कोई इन्फेक्शंस हो गए इस दौरान 1 ईयर ऑफ एज तक, जेट इन्फेक्शन, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस, मैलन्यूट्रिशन, एक्सीडेंट्स हो गए या सेप्टिसीमिया हो गया, तो ये सारे कॉजेज़ हैं, ये आपको खुद भी पता है, ठीक है? उसके बाद कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारे पास इन्फ्लुएंस करते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी को? अब देखिए खुद सोचें कि बर्थ से लेके 1 साल तक का बच्चा जो है ना उस दौरान उसकी डेथ हो जाती है। क्यों हो जाती है? बायोलॉजिकल फैक्टर्स क्या हो सकते हैं कि बच्चे की बर्थ वेट ही कम था, अभी हमने खुद देखा 2.5 से कम था उसका लो बर्थ वेट था। एज ऑफ मदर के मदर हमने देखा था ना, अगर टू यंग होगी या टू ओल्ड होगी तो उसमें ज़्यादा खतरा होता है, रिस्क प्रेगनेंसी होती है। बर्थ ऑर्डर सबसे ज़्यादा जो पहला बच्चा होता है और 5वां बच्चा होता है उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। मल्टीपल बर्थ्स, ठीक है, कि वही हो गया कि पहले से माँ वो उसकी मदर कितने बच्चे थे उस वजह से वो उस पर प्रॉपर टाइम नहीं दे पा रही, या हमारे पास जो है वो ट्विन प्रेगनेंसीज थी। फैमिली साइज़ पे डिपेंड करता है, ठीक है, फैमिली साइज़ पे डिपेंड करता है कि अगर बहुत लार्ज फैमिलीज़ होंगी, ठीक है, चाचा वगैरह सारे घर रहते होंगे तो उस वजह से वो फिर इम्प्रॉपर केयर होती है, हाई फर्टिलिटी अगर मदर की है। तो बायोलॉजिकल फैक्टर्स के अलावा सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स आ जाते हैं। इकोनॉमिक फैक्टर्स में क्या आएगा कि ऑब्वियसली अगर गरीब लोग होंगे तो वो अपनी मतलब चाइल्ड की ना तो अच्छी तरह केयर कर पाएंगे, ना उनको प्रॉपर टाइम दे पाएंगे, ना उनकी हेल्थ हाइजेनिक मेजर्स का ख्याल रख पाएंगे, ठीक है। और एक कल्चरल फैक्टर्स क्या हो सकते हैं कि इलिटरेसी है, मदर जो है वो इतनी वो नॉलेज नहीं है उसके पास, वो ब्रेस्ट फीडिंग का उसको पता नहीं है कैसे करनी है, ठीक है। चाइल्ड सेक्स पे डिपेंड करता है कि वही हो गया, फीमेल्स को ज़्यादा प्रेफर नहीं किया जाता, इग्नोरेंस कर देती हैं, ब्रोकन फैमिलीज़ होती हैं कि माँ बाप में लड़ाई चल रही है, इलेजिटिमेट मतलब इलीगल चाइल्ड है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास हैबिट्स एंड कस्टम्स पे आ जाता है, लैक ऑफ ट्रेंड पर्सनल्स हैं, ठीक है। ये सारी हमारे पास जो कल्चरल कॉजेज़ हैं जो आपको पता है कि अगर वही हो गया ना कि बेबी को सही वो मतलब नहीं मिल रहा, 1 साल तक के बच्चे को प्रॉपर टाइम नहीं मिल रहा, प्रॉपर केयर नहीं मिल रही, ठीक है। और इन्वायरमेंटल सैनिटेशन नहीं है, ओवर क्राउडिंग है, तो ये सारे इसके कॉजेज़ होते हैं। अब हमने देखना है कि हम किस तरह से हम इनको कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये भी कुछ कॉजेज़ हैं, इनको देख लें, जस्ट रीड कर लें, आप खुद से भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब आ जाता है कि हमने इनको कैसे रिड्यूस करना है। दिस इज़ योर SEQ कि आप इसको किस तरह से रिड्यूस कर सकते हो। तो किस तरह से आप इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को कम कर सकते हो अगर आपने वो जो प्रॉपर मदर चाइल्ड सर्विसेज प्रोवाइड की हो, एंटीनेटल, पोस्टनेटल, इंट्रानेटल केयर प्रोवाइड की हो, जो कि अभी तक हमने पढ़ी है, ठीक है। तो अगर इफेक्टिव वो हों तो उसकी वजह से ठीक कर सकते हो। और दूसरा
चाहिए कि ये वाला भी आप उसमें ऐड कर सकते हो, गोभी FFF, या आपने पढ़ा होगा, ठीक है। G फॉर ग्रोथ मॉनिटरिंग, O फॉर ओरल डिहाइड्रेशन थेरेपी, B फॉर ब्रेस्ट फीडिंग, I फॉर इम्यूनाइजेशन, F फॉर फूड सप्लीमेंटेशन, F फॉर फैमिली प्लानिंग, F फॉर फीमेल एजुकेशन। तो ये तो आपने पहले भी पढ़ा होगा, ये आपने ऐड कर देना है, तो आपका जो है अच्छा सा SEQ तैयार हो जाएगा। इसके अलावा आप और भी थोड़ा सा ऐड कर सकते हैं कि आप जो है आप और क्या मेजर्स ले सकते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी को कम करने में। वही आप लिविंग स्टैंडर्ड्स सही कर लें, आप कम्युनिकेबल डिजीज़ को कंट्रोल कर लें, प्रिवेंशन करें हर चीज़ की, ठीक है। हेल्थ सर्विसेज को अच्छा बना दें, फूड सप्लीमेंटेशन जो है वो प्रॉपर हो जाए। बाकी ये अभी तक जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है वो इसमें इंपॉर्टेंट है। न्यूनेटल मोर्टेलिटी रेट, पोस्ट न्यूनेटल मोर्टेलिटी रेट, इनके जस्ट आपको फार्मूलाज आने चाहिए। पेरीनेटल मोर्टेलिटी रेट फार्मूलाज आने चाहिए, ठीक है। 1 to 4 ईयर्स मोर्टेलिटी रेट, ये भी फार्मूला आना चाहिए। फिर हम आ जाते हैं सेफ़ मदरहुड की। तो सबसे पहले तो वो आपसे पूछते हैं सेफ़ मदरहुड क्या होती है, आप उसके बारे में क्या जानते हैं। तो सबसे पहले तो ये है कि बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है आपके रिप्रोडक्टिव हेल्थ का। जब हमने रिप्रोडक्टिव हेल्थ का चैप्टर स्टार्ट किया था तो उसमें हमें कंपोनेंट्स में देखा था सेफ़ मदरहुड, कि हम क्या करते हैं कि मदर को सेफ और मतलब मदर को केयर प्रोवाइड करते हैं ताकि थ्रू आउट द प्रेगनेंसी टिल चाइल्ड बर्थ उसको अच्छी केयर प्रोवाइड करते हैं ताकि मदर भी हमारे पास हेल्दी हो, सेफ़ हो, और बच्चा भी हेल्दी हो। तो इसका गोल यही होता है कि वेल बींग ऑफ मदर्स कंप्लीट उसको प्रोवाइड की जाए, प्रिवेंट की जाए, प्रोमोटिव केयर प्रोवाइड की जाए, क्यूरेटिव केयर प्रोवाइड की जाए, और रिहेबिलिटेटिव केयर प्रोवाइड की जाए, ठीक है। ये सारा आ जाता है। उसके बाद आपको इसके पिलर्स आने चाहिए, ये बनाने के लिए आता होता है कि व्हाट आर द पिलर्स ऑफ द सेफ मदरहुड, ठीक है। तो ये आपने याद कर लेने हैं। फैमिली प्लानिंग होती है इसमें, ठीक है। सबसे पहले तो फैमिली प्लानिंग है, ठीक है, फैमिली प्लानिंग होगी। उसके बाद अगर तो वो प्रेग्नेंट हो गई है तो एंटीनेटल केयर, ठीक है। अगर प्रेग्नेंट हो गई है तो उसके बाद उसकी जो ये ऑब्स्टेट्रिक केयर है। फिर उसको जब बच्चा पैदा हो गया तो पोस्टनेटल केयर है। अगर उसकी अबॉर्शन हो गई है तो एबॉर्टिव केयर है। और ये सारी HIV कंट्रोल वगैरह, ठीक है। उसके बाद कम्युनिकेशन फॉर द बिहेवियर चेंज, नीचे ये आ जाएगा। फिर हमारे पास प्राइमरी हेल्थ केयर आ जाएगी, और कम्युनिकेशन प्राइमरी हेल्थ केयर के अलावा इक्विटी फॉर द वुमेन, ठीक है। तो ये सेफ मदरहुड और इसके पिलर्स आपको अच्छे से बनाने आने चाहिए। इसके एम्स क्या होते हैं, आपको पता है कि इसमें हम मदर और चाइल्ड की जो डेथ है उसको कम करते हैं, रिस्क को कम करते हैं, एंटीनेटल केयर प्रोवाइड करते हैं, ट्रेन बर्थ अटेंडेंट्स जो है वो डिलीवरी में प्रोवाइड करते हैं। ये आपको आने चाहिए। इसके अलावा ये आपको पता होना चाहिए कि इसके जो WHO स्ट्रेटजीज़ क्या हैं, ठीक है। फिर सबसे पहले तो फैमिली प्लानिंग आ जाती है कि फैमिली प्लानिंग हो, उसके बाद एंटीनेटल केयर हो। फैमिली प्लानिंग में क्या होता है कि वो सबसे पहले डिसाइड कर लें कि बच्चे हमने कितने लेने हैं, और फिर कितने हमने जो है वो सारी फैमिली प्लानिंग होनी चाहिए, ठीक है। 4 से मतलब अगर एक बच्चा है तो दूसरे बच्चे 2 बच्चों के दरमियान में 2 ईयर्स का जो है ना वक्फा होना चाहिए, ठीक है। और 35 ईयर्स के बाद जो है वो क्या होता है कि रिस्क प्रेगनेंसी का जो है वो हाई रिस्क प्रेगनेंसी होती है, तो कोशिश करनी चाहिए कि 35 ईयर से पहले तक प्रेगनेंसी हो, ठीक है। और मोर देन 4 चिल्ड्रन अगर हो तो उसकी वजह से रिस्क ज़्यादा हो जाते हैं, ये तो सबको पता है। एंटीनेटल केयर क्या होती है कि जिसमें हमारे पास रेगुलर चेकअप्स वगैरह, एंटीनेटल केयर होगी, हमने इसके बारे में बहुत ज़्यादा डिस्कस कर लिया। क्लीन एंड सेफ डिलीवरी होनी चाहिए, सारा मैंने बताया किस तरह से हमने सेफ डिलीवरी करवानी है, क्लीन हैंड्स वगैरह। और इसेंशियल ऑब्स्टेट्रिक केयर, ठीक है। इसमें क्या होता है कि इन्वॉल्वमेंट होती है मदर की भी, चाइल्ड की भी, और साथ में उसके हस्बैंड की भी, ठीक है। वो भी अपनी अपनी जो बीवी है उसका ख्याल रखे। कम्युनिटी की इन्वॉल्वमेंट होती है, गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट होती है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है पोस्ट पार्टम केयर। पोस्ट पार्टम मतलब कि बर्थ के बाद जो केयर प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। तो वो क्या होती है कि मदर की न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज, सोशल सपोर्ट, फैमिली प्लानिंग सर्विसेज, ये सारा हो गया। ये तो आपको खुद भी पता होना चाहिए, ठीक हो गया। फिर हम बात करते हैं चाइल्ड सर्वाइवल इंडेक्स की, ठीक है। ये आपका MCQ आ सकता है कि व्हाट इज़ चाइल्ड सर्वाइवल इंडेक्स। तो हमने जो है वो बच्चे मतलब जो 5 ईयर से पहले परसेंटेज ऑफ द लाइव बॉर्न हु सर्वाइव टू द एज ऑफ 5 ईयर्स, के कितने 5 साल तक के बच्चे जो है वो ज़िंदा रहते हैं, उसको आप कहते हैं चाइल्ड सर्वाइवल इंडेक्स, ठीक है। और इसका कौन सा आपके पास बुक में भी लिखा हुआ है, इसका फॉर्मूला 1000 माइनस अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट डिवाइडेड बाई 10। तो ये फॉर्मूला आपको आना चाहिए, MCQs के लिए आ सकता है। उसके बाद अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट है, तो ये हमने डिस्कस कर लिया था कि नंबर ऑफ डेथ्स लेस दैन 5 ईयर्स ऑफ एज डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ डेथ्स, ठीक हो गया। ये आपके पास है, एंड हो गया चैप्टर। उसके बाद ये जो बाकी डिफरेंसेस लिखे हुए हैं और आगे जो लिखा हुआ है इसको आपने रीड कर लेना है। हम जस्ट ये देख लेते हैं कि बेसिक ईमॉक सर्विसेज और कॉम्प्रहेंसिव ईमॉक सर्विसेज क्या होती हैं। ईमॉक सर्विसेज क्या होती हैं, इमरजेंसी जो ऑब्स्ट्रक्टिव केयर होती है उसे हम इसमें इंक्लूड करते हैं। बेसिक जो होती हैं उसमें ये होना चाहिए कि जैसे इमरजेंसी में अगर मदर आ जाती है तो उसको पारेंट्रल एंटीबायोटिक्स देंगे, पारेंट्रल ऑक्सीटॉक्सिक ड्रग्स जो हैं वो एडमिनिस्टर करेंगे, पारेंट्रल जो एंटी कन्वर्जेंट्स हमारे पास अवेलेबल होनी चाहिए, ठीक है। मैनुअल रिमूवल ऑफ द प्लेसेंटा परफॉर्म करेंगे, मैनुअल रिमूवल ऑफ द रिटेन प्रोडक्ट्स जो हमारे पर रह गए होते हैं, ठीक है। और परफॉर्म करेंगे असिस्टेड विजाइनल डिलीवरी,
ठीक है। तो ये सारी हमारे पास एंटीबायोटिक्स, ऑक्सीटॉक्सिक ड्रग्स हैं, एंटी कन्वर्जन्स हैं, मैनुअल रिमूवल ऑफ प्लेसेंटा है, रिटेन्ड प्रोडक्ट्स को रिमूव करना है, और विजाइनल डिलीवरी। ये सारी बेसिक हीमॉक सर्विसेज होती हैं। कॉम्प्रिहेंसिव में 2 चीज़ें इंक्लूड हो जाती हैं फर्दर, कि सर्जरी परफॉर्म करनी है, और दूसरा ये मतलब सी सेक्शन जो है कॉम्प्रिहेंसिव में आ जाता है, और दूसरा ये कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स जो होती हैं उसकी ज़रूरत अगर पड़ जाए तो वो परफॉर्म। लास्टली एक चीज़ रह जाती है बिल्कुल के कैंगरू मदर केयर क्या होती है। ये पार्ट में लिखा हुआ है, एक्सेल में नहीं है। कैंगरू जैसे अपने बेबी को जो है ना अपनी लैप में रखता है हर वक्त, इसको हम कैंगरू मदर केयर कहते हैं, कि मदर के पास रहता है बेबी, उसकी लैप में रहता है। ठीक है। तो इससे 3 फ़ायदे होते हैं। स्किन टू स्किन कांटेक्ट रहता है मदर का और बेबी का। ठीक है, स्किन टू स्किन कांटेक्ट रहता है। और दूसरा ये कि बेबी को ब्रेस्ट फीडिंग यहाँ पे अच्छी मिलती है, न्यूट्रिशन प्रॉपर मिलती है। और थर्डली ये होता है कि अगर हॉस्पिटल से अर्ली डिस्चार्ज होता था बेबी और मदर का, उस सीन में क्या होता है कि मदर को केयर प्रॉपर मिल जाती है बेबी। ठीक है, मतलब कि अगर हॉस्पिटल से जल्दी डिस्चार्ज कर दिया जाता है तो मदर अपने बेबी को प्रॉपर केयर प्रोवाइड करती है। दिस इज़ एक्चुअली द कैंगरू मदर केयर एंड यू शुड नाउ दिस टर्म ऑल्सो. This is all about the reproductive health care. It was a very lengthy topic, but it was very important also.